कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और हर एक से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। उलमा ने ये बयान फरमाया कि इस हदीस का मतलब ये भी है कि हर शख्स अगर मातहत कोई भी नहीं है उसके और वो बालिग हो चुका है, यानी टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मातहत अफराद नहीं है, तो भी वो हाकिम है। डॉक्टर ने कहा कि इनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं ना, वो इस वजह से आ रहे हैं कि वो जो यूट्यूब पर कंटेंट देख रहे हैं ना, वो कंटेंट इनके ऊपर अफेक्ट कर रहा है। फाइनल स्टेज है एक बंदे की पढ़ाई का। यूनिवर्सिटी की जो एक होती है बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री, ये डिग्री सिर्फ डिग्री बन के रह गई है, इसके अंदर कोई एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं रही है। जब एम्प्लॉयर जो है ना, वो इस बात का पाबंद है कि वो उस वक्त के अंदर वहाँ पर रहे, तो एम्प्लॉयर भी इस बात का पाबंद है कि उस वक्त से ज़्यादा उससे काम ना ले। वो अपनी अम्मी के पास आया थोड़ा सा शर्माते शर्माते, तो उसके मैंने बोला क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? तो उसने बताया मेरे पेंसिल बॉक्स में ना मुझे एक पर्ची मिली जिसमें लिखा हुआ था आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप लोग? अल्लाह करीम का करम है। आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का करम। आप सुनाएं हजरत, खैरियत से हैं? क्या चल रहा है आजकल? बस हजरत मसरूफियत चल रही है अपनी अपनी मसरूफियात में। हाँ, आपने तो अभी वो ऑफिस की भी ओपनिंग की है ना, माशाल्लाह, बादाबाद बादराबाद पर, ये बाहर शरीयत मस्जिद के पास। जी जी बिल्कुल उसी के पास है, खाली स्वीट्स के ऊपर ही है। तो ये कि अपना सेटअप किया अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफिस स्पेस है, इंस्टीट्यूट है, तो आए ज़रूर इंशाल्लाह। वैसे आमद हो चुकी है वहाँ पर। आप क्या कर रहे हैं आजकल? बस अब तो पढ़ाई का इख्तिताम है, तो अब तो इम्तिहानात की तैयारी है। इम्तिहानात की तैयारी है, ठीक है। अच्छा, हम अपनी डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। हदीस मुबारक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें ये इरशाद फरमाया, मतलब हर एक उम्मती को मुखातब किया है और हर एक को गोया कि इसमें जो ना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया गया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन और कुल्लुकुम मसऊलुन अन्हु, कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और हर एक से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। अब अगर हम सिर्फ इस एक लाइन को देखें ना, कि हर एक निगहबान और हर एक से उसकी रियाया के बारे में सवाल, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने हम सबको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बता दिया कि भाई इसका तुम्हें जवाब देना है। बिल्कुल। तो अगर हम इसके ऊपर ही अमल कर लेना, इस एक हदीस मुबारक को, तो हमारी सोसाइटी में जो एक चेंज हमें चाहिए ना, मुझे लगता है कि इस हदीस मुबारक पर अगर हम अमल करेंगे तो सोसाइटी के अंदर वो चेंज आ सकता है। सही है। आपकी क्या इसमें राय है? हज़रत मैं तो इस हदीस पाक को मैंने पहले भी पढ़ा है, और मेरे ख्याल से बुखारी शरीफ में इसमें मज़ीद डिटेल है। उसमें कुछ मफहूमन कुछ यूँ है कि भाई हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने हर एक, समझ लें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने फोकस भी फरमाया, कि बाप को बताया कि तुम्हारे अंडर जितने लोग आते हैं, तुम्हारा घर पूरा आता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी पर, तुम्हें उसके बारे में पूछा जाएगा। इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में फरमाया। तो मैं ये समझता हूँ कि हुज़ूर अलैहि वसल्लम की एक जो खासा है जवामिउल कलिम, इस हदीस पाक, ये हदीस पाक उस सिफत का, उस खासे की बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। और हम अगर इस हदीस पाक को देखें ना, तो ये एक छोटे से घर या झोपड़ी भी ले लें, जहाँ एक मर्द है और उसके अंडर कुछ लोग रह रहे हैं, उसकी फैमिली है, जी जी फैमिली, वहां से लेकर हर डिपार्टमेंट को लेते जाएं, और एक कह लें पार्लियामेंट कह लें, और गवर्नमेंट कह लें, हाकिम कह लें, जो आज हमारा सदर पाकिस्तान है या किसी भी मुल्क का सदर है, और ओवरऑल जो भी निगरान है, उस पर ये हदीस पाक बिल्कुल बैठती है। और छोटे से घर से लेकर इसी बड़े डिपार्टमेंट तक ले लें, हर बंदा हाकिम है, और उसके अंडर जो भी आवाम आ रही है, उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है इसमें। अच्छा, ये हजरत ने जिस तरीके से बात की कि हाकिम और मतलब मातहत जो अफराद आ रहे हैं उनके अंडर में, तो ये तो इसकी ज़ाहिरी मुराद है हुजूर अलैहिस्सलाम के। लेकिन एक इसमें पॉइंट ये भी निकलता है कि उलमा ने ये बयान फरमाया कि इस हदीस का मतलब ये भी है कि हर शख्स अगर मातहत कोई भी नहीं है उसके और वो बालिग हो चुका है, यानी टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मातहत अफराद नहीं है, तो भी वो हाकिम है। वो इस तरीके से कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, यानी वो अपने आज़ा का हाकिम है। मतलब वो हम कहते हैं ना कि सोसाइटी जो है ना वो अफराद से बनती है। बिल्कुल। तो इस फ़र्द से माशरा बनता है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अगर हम इस तशरीह को भी देखें जो उलमा ने बयान की, तो एक फ़र्द से लेकर एक सोसाइटी तक कैसे डेवलपमेंट करनी है उसके बारे में बता दिया। अब हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी अगर है कि भाई मैं अपने आज़ा का निगरान हूँ, तो इसमें फिर इसका मतलब ये है कि मुझे अपने आज़ा के बारे में ये गौर करना है कि इन आज़ा को मैं किसी ऐसी चीज़ में तो यूज़ नहीं कर रहा जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो रही है, या जो अगर हम एज अ मुस्लिम देखें
तो कोई शरीयत की मुखालफत तो नहीं होनी। जैसे सरकार अलैहिस्सलाम ने हमें ये जो फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, बिल्कुल कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान सलामत रहे। तो यहाँ पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो गई कि मैं अपने बारे में करूँ। फिर अगर हम आते हैं घर के अंदर, तो वो तरबियत वाला माहौल। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तो आपने जैसे ये कही कि इसकी ज़ात से दूसरों को इसके आदत से तकलीफ ना हो, लेकिन एक तो ये ना कि जैसे जो लिमिटेशंस बनाई हैं कि मतलब सोचना कहाँ तक है कहाँ तक नहीं, तो हाँ, इसमें उसमें इसकी सारी भी चीज़ें आ निजात- गई, उसमें सारी चीज़ें आ गई कि अगर मैं मिसाल के तौर पर जो शरीयत की मुखालफत ना हो मेरे अपने उससे, कि मैं सोच रहा हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे अपनी सोच व फिक्र का भी निगरान हूँ मैं, मुझसे उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। मैं अगर किसी से कोई गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरे जुमले जो है, यानी अगर मैं चले किसी और से ना, तो मैं अपनी नमाज़ों का ख्याल करूँ, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर आ गई, मेरे अखलाकियात का, तो सारी चीज़ों को इसके अंदर कवर कर लिया गया। फिर अगर हम आ जाए थोड़ा सा घर के अंदर, के घर के अंदर जो है वो एक मर्द वो अपनी औलाद का जिम्मेदार है। माँ बाप को ये पता होना चाहिए कि हमें तरबियत क्या करनी है, तरबियत का एक पूरा माहौल क्रिएट करना है, तो वो उसके अंदर आ जाता है। और जाहिर सी बात है कि घर के अंदर जब तरबियत होगी, एक तरबियत याफ्ता शख्स जो है वो जब सोसाइटी में जाएगा तो बहुत अच्छी सोसाइटी वो क्रिएट कर सकता है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो इसमें मैं पता है कुछ, असल में अभी हमें जो शायद लोग देख रहे हो ना, वो हमारे एज ग्रुप के लोग होंगे, और इस एज ग्रुप में ज़्यादातर हम रियाया होते हैं किसी न किसी स्टेटस पे। मैं तो भी बहुत छोटा हूँ, आप अपनी नहीं नहीं, आप भी शादीशुदा हैं तो ज़ाहिर है आप भी रियाया, आपके बच्चे, आपकी ज़ौजा, इसी तरह मैं भी शादीशुदा हूँ, नैन भाई जल्द हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कहीं पढ़ाते होंगे या कहीं ना कहीं अगर जॉब करते हैं तो इनके अंडर कोई लोग होंगे, तो हर बंदा अपने किसी न किसी स्टेटस में रियाया बन चुका होता है। अच्छा, आप घर में आप कह रहे हैं ना, तो घर के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चे अगर रोते करते हैं तो हम उनको यूट्यूब थमा देते हैं। अच्छा, अब यूट्यूब अगर हम थमाते हैं, वो अगरचे कार्टून सर्च कर रहे हैं या कुछ भी सर्च कर रहे हैं, अगर हम अपने अकाउंट से उनको देते हैं, या जो अकाउंट लेवल होता है वो तो एडल्ट होता है ना, ठीक है ना, तो उनको बेचारों को सजेशंस ऐसी ऐसी चली जाती हैं बसा होकर कि वो उस पर क्लिक करके वो एडल्ट कंटेंट देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक वो अभी करंट सिचुएशन जो भी रिसेंटली जो है ना वो एक डिस्कशन के तहत आई थी, तो उसमें हमारे घर वाले जो है वो मुझे बता रहे थे कि उनको उनकी फ्रेंड ने वो कोई रब्ता किया होगा कि उनकी बच्ची के साथ कुछ मसला हो रहा है, उनके जो बच्चे हैं अभी वो करीबुल बुलूग थे, तो वो जब डॉक्टर के पास गए ना, तो डॉक्टर ने कहा कि इनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं ना, वो इस वजह से आ रहे हैं कि वो जो यूट्यूब पर कंटेंट देख रहे हैं ना, वो कंटेंट इनके ऊपर अफेक्ट कर रहा है, जिसकी बेसिस पर उनके अंदर जो है ना वो वक्त से पहले हार्मोनल चेंजेस की एक जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी जो अफेक्ट है वो नज़र आ रहा है। तो ये आपने जो बात कही ना, इसमें वाक़तन घर वालों को इस बात की ज़रूर वो देखभाल करनी चाहिए कि अब देखें, अब हम स्क्रीन से रोक तो नहीं सकते बच्चों को बिल्कुल, लेकिन कम से कम आप रोक नहीं सकते, तो वो सवाल तो आपसे होगा ना कि आपने कितनी इजाज़त दी और कितनी नहीं। बिल्कुल, ये एक अलग मसला है। इसके अंदर मैं आपको, आपने भी एग्जांपल दिया ना, मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे जानने वाले हैं, तो वो 8 क्लास का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, क्लास पता नहीं कौन सी, तो वो अपनी अम्मी के पास आया थोड़ा सा शर्माते शर्माते तो उसके मैंने बोला क्या हुआ भाई, खैरियत है? तो उसने बताया मेरे पेंसिल बॉक्स में ना मुझे एक पर्ची मिली जिसमें लिखा हुआ था आई लव यू, और नीचे जो है वो लड़की का नाम लिखा हुआ, लड़की उसके पीछे बैठती वो। तो 8 साल के बच्चे, ये स्कूल में इनके साथ ये मामला हो रहे हैं। हाँ, ये जो जिस बच्ची का मैंने जिक्र किया उसकी भी एज तकरीबन इतनी थी। तो अब आप ये देखें ना कि ये कहाँ से सोच ले रहे हैं, और माँ बाप इसके अंदर जो है वो सेल्फ बच्चों की जो तरबियत है उसको वो तवज्जो नहीं दे रहे। बिल्कुल। तो ये तो बहरहाल इसमें सवाल तो होगा। ये जैसे आपने भी कहा यूट्यूब वगैरह दे देते हैं, तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ ये फरमाया कि तुम में से हर शख्स निगहबान है, तो ये फरमा के छोड़ नहीं दिया, चूँकि शरीयत जो है वो मुकम्मल मतलब कह लें कि एथिक्स सिखाने के लिए आई है ज़बरदस्त तरीके से। तो हुजूर ने एक मकाम पर यह भी फरमाया ना कि बाप का औलाद पर हक क्या है कि जब पैदा हो तो उसका अच्छा नाम तजवीज़ करे, फिर थोड़ा बड़ा हो तो उसको शरीयत की तालीम दे, फिर थोड़ा हाँ इसी तरह फिर थोड़ा बड़ा हो तो उसकी शादी वगैरह करवाए। तो इस हदीस के तहत उलमा ने ये फरमाया कि जैसे ही बच्चा बड़ा हो तो उसको पहले ही अवाइल में ही तालीमात देना शुरू कर दे, क्योंकि बचपन की जो तालीमात होती है ना उसके जहन में ज़बरदस्त तरीके से रासिक हो जाती है। जैसे वो हम कह लें ना एम्प्टी मेमोरी कार्ड जो होता है, तो एक बच्चे का जहन भी बिल्कुल खाली है, अभी जो स्टोर करेंगे स्टोर भी रहेगा और आगे याद पे। और फिर हुजूर ने फिर एक मकाम पर जो वो फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल का हो तो मार कर उसे पढ़ाओ। तो इसकी भी हिकमत उलमा यही बयान फरमाते हैं कि शुरू से ही अगर हम तरबियत का आगाज़ कर देंगे तो बड़ी आसानी रह जाएगी और वो याद भी रहेगा। और अच्छा, इसमें ये तरबियत वाले पॉइंट में ये भी बहुत ज़रूरी है
कि ये जो हार्मोनल चेंजेस जो आ रहे हैं, बुलूगत की तरफ बच्चा जो जा रहा है, तो बाज़ औक़ात ये तरबियत का ही एक हिस्सा होता है कि जो अगर फ़ीमेल है तो उसकी जो फीमेल गार्डियंस हैं वो उसको समझाएं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसमें किस तरीके से चल रहा है, और अगर मेल है तो वो बताए कि भाई अब आगे किन मराहिल में तुम दाखिल होने जा रहे हो। लेकिन हमारे यहाँ पर है ना, वो बाप अपने बेटे के साथ जब फिल्में देख रहा होता है और उसमें औरतें नाच रही होती हैं तब तो नहीं शर्माता, लेकिन अपने बच्चे को इस हवाले से तरबियत देने के सिलसिले में ज़रूर शर्माता है। यानी घर के अंदर खूब डांस चल रहा है, डांडिया के नाम पर नाच रहे हैं, तब किसी को कोई शर्म नहीं आती, लेकिन जब बात हम करते हैं शरीयत सिखाने की तो वहाँ पर शर्म आता है। और फिर जब बाप नहीं सिखाता तो बच्चा फिर कहीं और से सीखता है, और जब कहीं और से सीखेगा तो फिर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सीखता है, जिसका नतीजा फिर हमारे सामने है कि वो क्या क्या निकलता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही बात मैं भी कहने वाला था कि बस अगर बच्चा बालिग हो जाता है या बच्ची बालिगा हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता, इस बारे में एजुकेशन ही नहीं होती उनको, वो बेचारे फिर नापाकी में वो दिन गुजार रहे होते हैं। ज़ाहिर है अब बच्चा या बच्ची अगर बालिग हो गए तो अब तो उस पर सारी शरीयत लागू हो गई ना, पाकी नापाकी के मसाइल, फ़राइज़ और वाजिबात ये सब लागू हो गए। तो अब अगर आपको ही नहीं पता होगा कि इसको कब बताना है, फॉर एग्जाम्पल मर्दों को या बच्चा जो बालिग होता है उसकी उम्र कोई मेरे ख्याल से 12, लड़के के लिए 12 से 15 साल है, और लड़की के लिए जो वो 9 से 15 साल है। तो ये स्टेज ऐसा होता है कि इसमें हमें अपने जो बच्चे हैं, मैं तो अक्सर कहीं कॉन्फ्रेंस भी करता हूँ या कहीं ऐसी मेरी फ्रैंकनेस वाली बातचीत चल रही होती है अपने स्टूडेंट्स के दरमियान, तो उनको बोलता हूँ यार कि अपने भाइयों को, छोटे भाई अगर आप हैं आपके हैं या आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो इस स्टेज पे आकर एटलीस्ट उनको इस तरह की एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन आप दें जिससे वो पाकी नापाकी की तमीज़ कर सकें, ठीक है ना। तो ये मामलात की कमी है। वो आप लोग कह रहे थे ना कि बच्चा जो है लर्निंग प्रोसेस में होता है, तो उससे एक वाकया मुझे याद आया कि वो एक वाकया बता रहे थे कि बच्चा जो है ना, वो कोई मेहमान आया होगा मिलने के लिए, अब वालिद साहब को दिल नहीं था उनसे मिलने को, तो उसने अपने बच्चे को कहा कि है ना, उनको कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। तो बच्चा जाके गेट पे जाके बोलता है अब्बू कहने कि वो घर पे नहीं है। तो इस तरह के वाकयात भी, मतलब बच्चा बिल्कुल वही चीज़ लर्न करता है। अब उसने कहा ना यार झूठ बोलना है, तो उसने वो सामने जाके वही झूठ बोल दिया। और वही यही पेरेंट्स जो है पहले कह रहे होते हैं कि बेटा झूठ कहना बुरी बात है, लेकिन फिर तरगीब भी देते हैं। इसी तरह वालिदा कहती है, मतलब अपनी अगर बच्ची को समझा रही है कि बेटा अपने ससुराल को अच्छे से लेके चलना है हर चीज़, और वही वालिदा अगर इसके वालिद साहब आए तो फौरन बंदूक तान के खड़ी हो जाए तो फिर अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात जो है ना, वो ये जो सिखाया नहीं जाता ना, इसमें पेरेंट्स की एक कोताही ये होती है। एक तो होती है शर्मा शर्मी ना, कि हम बाज़ औक़ात खुद इल्म नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होती। ऐसा ही है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के साथ जो इश्यूज़ होते हैं, जो उनके अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, उस सिलसिले में कई ख़वातीन ऐसी होती हैं जो उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा गुजार चुकी होती हैं, बट उनको नहीं पता होता। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अक्सर जब हमसे मसाइल पूछे जाते हैं ना, तो उसमें जब वो विलादत के बाद, यानी जब बच्चे की विलादत होती है, तो ख़वातीन ये समझती हैं कि 40 दिन तक मुकम्मल जो है ना वो नापाकी के ही दिन है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर शरीयत का जो असर हुक्म है वो देखा जाए तो बच्चे की विलादत के अगर जस्ट कुछ सेकंड्स के बाद ही अगर वो ब्लीडिंग रुक जाती है, वो फ्लूइड रुक जाता है, तो फिर वो पाक हो जाती है। तो जब माँ को नहीं पता होगा तो माँ फिर आगे कैसे सिखाएगी? और अगर हम उसको कहेंगे तुम ऐसे ही जो तुम्हें पता है वो सिखाना शुरू कर दो आगे, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर वो गलत सलत मसले भी सिखाती हैं। तो इसमें जहाँ पे ये सिखाने वाला मसला है, वहाँ पे पता भी तो होना चाहिए ना। अब बच्चे को अगर मिसाल के तौर पर ये भी, इसके अंदर भी एक जो है ना बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब 10 साल के बच्चे को अगर सिखाना शुरू कर दिया, जब लड़का है तो कि भाई तुम्हारे साथ ये 8 साल के बच्चे को अगर सिखाना शुरू कर दें, तो अभी तो उसने 12 साल में बालिग होना है, अभी से ये चीज़ें उसके अंदर डाल देंगे जहन में, तो वो फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 11-12 साल की उम्र में ऐसी लड़की जो उम्र हो उस हिसाब से, हाँ, लड़कियों के लिए जैसे 9 साल की उम्र है कि वो 9 साल की उम्र में उनके चांसेस होते हैं कि 9 से 15 के दरमियान वो, तो फिर उसके करीब करीब सीखें। तो ये बहरहाल एक घर के अंदर का माहौल है। बाकी अगर हम घर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं ना, तो बच्चा एक अच्छा माशरे का फ़र्द बनने के लिए जहाँ घर से तरबियत हासिल करता है, वहीं पर एजुकेशन सेंटर में भी जब जाता है, अब वो एजुकेशन सेंटर स्कूल्स भी हो सकते हैं, कॉलेजेस भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं, और इसी तरीके से फिर वो जो ट्यूशन सेंटर हैं, ऐसी कोई आपका जैसे सेंटर है, या मैं अगर कहीं जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, मदारिस हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो वहाँ का माहौल, वहाँ के स्कूल वगैरह के जो लोग हैं, अब उन्होंने तो जिम्मेदारी ली है ना कि हम अपने आपके बच्चे को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तरबियत करेंगे। तरबियत की तो खैर हमारे यहाँ पर वादा किया ही नहीं जाता। मदारिस में भी बाज़ औक़ात अब ऐसा माहौल है कि मदारिस में भी सिर्फ पढ़ाई होती है, तरबियत
जो है ना वो नहीं होती। हो सकता है अहले मदारिस इसमें कुछ, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ। बहरहाल तो ये, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर अगरचे नहीं होता, लेकिन चूंकि ये लोग एक जिम्मेदार की हैसियत हैं तो इनको भी चाहिए। अब मैं इस पर थोड़ा सा जो है ना वो मदारिस के माहौल को मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा पहले, फिर आप भी इसमें थोड़ा सा अपना अपना जो हो, क्योंकि आपका तो ख़ास ताल्लुक भी है मदारिस से, आप भी नहीं आप तो गए हैं, लेकिन ख़ास ताल्लुक इस एतबार से कि इन्होंने तो बाकायदा वहाँ से पूरा दर्स, हाँ, तो एक लंबे अरसे तक के लिए जो ना वो ताल्लुक रहा। तो लंबे अरसे तक ताल्लुक की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि मदारिस के अंदर भी हमने ये देखा है कि बाज़ों का जो असातिज़ा होते हैं ना वो इतना तल्ख रवैया उनका होता है, या वो खुद एजुकेटेड नहीं होते, बस वो जब पढ़ा रहे होते हैं ना, कायदा अगर आप देख लेंगे, कायदा जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो कारी साहब के पास बच्चे को भेजते हुए डर लगता है कि कारी साहब से सीखेगा क्या। तो कारी साहब भी तो वो है ना निगहबान, तो उनसे भी तो कुछ ना कुछ बच्चा सीखेगा ना, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा ही है। फिर और बहुत सारे शोबे हैं, लेकिन हम एजुकेशन के शोबे के ऊपर पहले अगर बात करते हैं तो उसमें ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ मैं एक बात, आपने जैसे एजुकेशन कहा कि असातिज़ा भी निगहबान है, तो अभी रिसेंटली एक केस सामने आया, तो वो कह रहे थे, मतलब काफ़ी परेशान थे वो अपने बच्चे के हवाले से, और अल्लाह पाक ने काफ़ी नवाजा भी है। तो कह रहे हैं कि यार मैं स्कूल गया तो मैंने टीचर से ये कहा कि भाई बच्चे में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही, मतलब हम देख रहे हैं कि हम इतने बड़े स्कूल में भेज रहे हैं, इतनी हाई फीसेस जो है पे कर रहे हैं। तो कहा कि देखें आप 7वीं क्लास तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ रट्टा लगवाएंगे, यानी जो एक सो कॉल्ड एथिक्स होती ना वो भी नहीं देंगे। आपका बच्चा हमारे पास आ रहा है, हम उसकी फीस लेंगे, हम सिर्फ उसको रट्टा लगवाएंगे, कोई ना दुनियावी एथिक्स, तो फिर जब दुनियावी नहीं दे रहे तो दीनी तो बहुत दूर की बात है कि दुआएं कुछ याद करवा दें, कुछ और एक्सेट्रा, लेकिन मतलब ये हाल हमारे उसमें चल रहा है अभी। तो और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। बिल्कुल। इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक्शंस जो है ना, इसके बारे में कहा जाता है ना कि एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ऐसा ही है बिल्कुल। तो टीचर्स जो है ना वो अपने एक्शंस के ऊपर भी देखें, अपने गेटअप के ऊपर भी देखें। मैं अगर अपनी बच्ची की बात करूँ ना, तो मेरी बच्ची जो है ना वो अपनी टीचर्स से बहुत ज़्यादा वो करती है, और बाज़ वक़्त हमसे हुज्जत कर रही होती है कि नहीं मेरी टीचर ने तो यही बताया, और टीचर बाज़ वक़्त सही भी बता रही होती है, लेकिन बच्चे गलत सुन लेते तो हम उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जब तक टीचर से ना सुन ले ना वो नहीं करती। इसी तरह टीचर्स के वर्ड्स के साथ साथ एक्शंस को भी देखती हैं, टीचर्स के गेटअप को भी देखती हैं। तो वही बात है कि मतलब बच्चे कैच करते हैं। तो अच्छा, इसमें एक शायद हो सकता है कि हमारी कोताही भी है कि हमने जो अपने असलाफ का जो तरीका है वो शायद उनको बयान नहीं किया। हाँ, ये हमारी भी कोताही। बात तो वही है कि अगर हम बयान करें तो वो उसको भी ना चाहते हुए भी कैच करेंगे। आज देखें ना, टोपी पहनना क्यों इतना गिरा गुजर गया, या हमारी जो एक इस्लामिक किटिंग है वो हम पर क्यों इतना बोझल महसूस होती है, क्योंकि हमने असलाफ को नहीं देखा। हम असातिज़ा को देखते हैं। अब वो जो अगर पैंट कोट पहनने में कोई कबात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अगर हम इस्लामिक वे में चले तो ज़्यादा शायद मेरे ख्याल से बेहतर है। अगर टीचर की आप बात करें, अब टीचर अगर हमारे देख रही होगी ना डिस्कशन पॉडकास्ट वगैरह, तो वो बोलेगी भाई मेरी ड्रेसिंग है, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है, पर्दा तो दिल का होता है। मैं आपको ये कहूँगा कि इस पर भी एक थोड़ा सा ना डिस्कशन का सेशन अगर इस पे हमारा इरादा है, क्योंकि अगला मंथ जो है ना वो ऐसी ही डिस्कशन का होता है। आपको पता है कि अभी करीब जो है ना वो मार्च आएगा और उसमें मार्च होगा, तो मार्च में मार्च जब होता है तो उसके अंदर यही सारी बातें होती हैं। अच्छा, अब अगर हम स्कूल से थोड़ा सा और बाहर जाते हैं और अगर हम दूसरे शोबों को देखें, मैं अगर आप इसी में थोड़ा सा एड ऑन मैं करना चाहूँगा, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये अब जो है ना समझ लें बस एक बिजनेस ही बन चुका है। यानी इसका फोकस जो ओनर है ना, वो इसका फोकस सिर्फ बिजनेस पर है। तरबियत माइनस हो चुकी है, ठीक है, एजुकेशन माइनस हो चुकी है, मतलब कंप्लीटली माइनस तो नहीं कहेंगे, बट जो एक हक अदा करना होता है ना वो चीज़ नहीं है। मसला मैट्रिक सिस्टम के अंदर तो कम्प्लीटली माइनस है जी, क्योंकि मैट्रिक सिस्टम के अंदर रट्टा है ना, तो वो रट्टे के अंदर कुछ भी बच्चों को समझ। अब इसमें मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी की एक बात आपको ऐड कर रहा हूँ ना, ये तो बिल्कुल फाइनल स्टेज है एक बंदे की पढ़ाई का। यूनिवर्सिटी की जो एक होती है बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री, ये डिग्री सिर्फ डिग्री बन के रह गई है, इसके अंदर कोई एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं रही है। यानी आप 4 साल जाके पढ़ते हो, 5 साल अपने लगाते हो, आप बेसिक्स कुछ चीज़ें सीखते हो, ठीक है। मैं इसका भी इनकार नहीं कर रहा, बाद लोग बोलेंगे यार ये वही आज़ाद चाय वाले टाइप की बातें कर रहा है कि यार डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। मैं ये कहूँगा यार 4 साल बंदा 5 साल लगा रहा है, बट जो एजुकेशन का आउटपुट इसको टीचर्स की तरफ से मिल रहा है ना, वो उस लेवल का नहीं है। मसलन मैं कहूँ ना कि यार अभी मुझे यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई थी कुछ याद है, मुझे 95% 90% चीज़ें याद नहीं होंगी, उसमें मेरी भी कोताही है।
प्लस टीचर्स का जो लेवल है ना वो बड़ा खराब चल रहा है। वहाँ जो हायरिंग्स चल रही है ना टीचर्स की, वो ये होता है यार बंदे ने पीएचडी किया हुआ है अंदर ले पीएचडी किया हुआ है अंदर ले लो। उसकी टीचिंग क्वालिटी कैसी है, वो पढ़ाना जानता भी या नहीं जानता। या अगर मेरी फील्ड का डेवलपर है तो जो है वो डेवलपर है तो उसको भी ले लो, ठीक है ना। मसलन डेवलपर अगर उसको काम आता है तो वो टीचिंग भी कर सकता है। हालांकि आप सबको ही अंदाजा होगा कि भाई टीचिंग भी एक एबिलिटी है, ठीक है ना, वो हर बंदे में नहीं होती। आप तो पीएचडी की बात कर रहे हैं, पीएचडी किया है ले लो। हमारे मतलब लोकल एरियाज जो हैं तो उनमें तो स्कूल में ऐसा होता है कि अभी मैट्रिक पास हुआ है, उसका रिजल्ट आया नहीं है और वो जो है इंटरव्यू देने जाते हैं, उसको हायर कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसमें जो हाल होता है ना, मैं बस एक उस पर करते फिर हम दूसरे थोड़ा सा फील्ड्स पे बात करते हैं। मैं ऑफिस में गया था, आपने जैसे डेवलपर का कहा ना, तो मैं जब ऑफिस मैंने ज्वाइन किया ना तो उसमें मेरे साथ जो डेवलपर थे, अब तो वो खैर इटली में एजुकेशन के लगे हैं, तो उन्होंने मुझे अपना एक वाकया बताया कि उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर थे ना, उनका एरे 1 से शुरू होता था। ये हमारी फील्ड की बात हो रही है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और वो कोड जो है ना वो रट्टा लगवाते थे, और रट्टा लगवाने के अंदर उनका टारगेट ये होता था, वो स्टूडेंट्स को ये कहते थे कि अगर तुम ये कोड जो मैंने पढ़ाया है वही लिखोगे तो मैं तुम्हें पास करूंगा, और एरे तुम्हारा 1 से ही शुरू होना चाहिए। हमारी टीचर का एक फेमस कोड है, कंपाइलर गर्म हो जाता है ये मेरे जो क्लासमेट्स उनको याद होगा, कंपाइलर गर्म भी हो जाता है कभी ना। ये हमारी फील्ड में एक सीन है। ये हमें समझ में आएगा, और किसी को शायद जो डेवलपर सुन रहे होंगे। इसी का एक छोटा सा बस आखिरी बात कर रहा हूँ कि इसी का फिर नुकसान ये होता है कि हमारे बंदे डिग्रीज लेकर निकलने पड़े, उनके पास जॉब्स नहीं है। वजह इसकी है कि उनके पास स्किल नहीं है, यूनिवर्सिटी से कोई स्किल उनके पास हाथ में नहीं होती, फिर उनको एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ते हैं, 6-8 महीने 10 महीने लगा के कोर्सेज करते हैं तो हाथ में आती है। तो बस ये एक नुकसान बहुत बड़ा देख रहे हैं हम। ऐसे ही। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, दूसरी फील्ड्स पर आते हैं, तो एक डॉक्टर वो भी अपनी रियाया यानी अपने पेशेंट्स के बारे में जवाब दे। ऐसा ही है। तो डॉक्टर अगर मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स की फील्ड में देखा जाए ना, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है कि वो बाहर से कोई इनके पास सेल करने के लिए आते हैं, सेल्समैन कहते हैं कि आप हमारी कंपनी की दवाई जो है, मेडिसिन जो है आप वो करें, रिकमेंड करें, इस पर आपको इतना कमीशन मिलेगा। अब एक शख्स के सर में भी दर्द है और वो उसको दवाई पैर में दर्द की जो है ना वो रिकमेंड करनी पड़ रही है, या उसको दवाई जो बुखार की रिकमेंड करनी पड़ी वो उसको रिकमेंड कर रहा है। तो ये इससे भी तो सवाल पूछा जाएगा ना, अगर ये अपने बारे में सोचे कि मैं अगर जो है वो इस तरह की गलत दवाइयाँ रिकमेंड कर रहा हूँ तो मुझे भी तो इस पर जवाब दे होना है। इसी तरह फिर और बहुत सारी फील्ड हैं। मैंने तकरीबन इस फील्ड में 3 से 4 साल काम किया है, मेडिसिन की फील्ड जी। तो जो ये आते हैं ना अपनी दवाइयाँ देने, बुखार में क्या खाना चाहिए, सैंपल, ये तो आप बात नहीं ये करेंगे गलत कमेंट कर देंगे बुखार चढ़ाने वाली दवा दे, बता ये दें। आपके अपने ऊपर हो। डॉक्टर होने तो नहीं। नहीं तो सैंपल्स नॉट फॉर सेल की जो मेडिसिन आती हैं, तो ये आती डॉक्टर्स के पास है कि आप किसी पेशेंट को दीजिएगा, यही घुमाकर जो है बाकायदा बॉक्स पे उसके लिखा हुआ है, लेकिन ये जाती है मेडिकल स्टोर्स पर और जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं ये उन्हीं को वो दे देते हैं खोल कर। तो ये भी हमारे मुआशरे में चल रहा है। तो निगहबान तो एक तरीके से वो भी है, सवाल तो उससे भी होगा। सवाल तो होगा। मैंने तो ये देखा मेडिसिन वालों से लोग आके पूछ रहे होते यार ये मर्ज में क्या दवाई खानी है, जो मेडिसिन बेच रहे हैं उनका काम तो नहीं है ना ये चीज बताने की यार। या तो कंपाउंडर ही 4 साल बैठ के फिर अंदर बैठता है ना डॉक्टर की सीट पर, जब तक डॉक्टर नहीं आता। तो अच्छा, इसमें ये जो मेडिकल स्टोर वाले ना, ये भी रियाया का अपना ख्याल करना चाहिए अपने कस्टमर्स का। यूं ही अब ऑफिस के माहौल में अगर देखें तो बॉस जो है ना ये अपनी रियाया का निगहबान है, उसको ख्याल करना चाहिए। वरना बाज़ ऑफिस के अंदर जो माहौल जो मैंने देखा है, मेरी ऑफिस में तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सुकून वाला माहौल है, और आपका भी मैंने देखा है कल्चर कि आपने किस तरीके से वो गिफ्ट्स आप देते हैं, और किस तरीके से अभी वो रिसेंटली जो आपने वो किया था उसमें घर वालों को साथ बुलाया था, उनको रिस्पेक्ट दी थी, तो एक अच्छा माहौल है। लेकिन बाज़ ऑफिस के अंदर जो है ना वो ऐसा माहौल होता है कि वो एम्प्लॉय को जो है ना अपना नौकर समझते हैं। इनसे इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा बिल्कुल कि आपने जो एम्प्लॉय अपने पास रखा है इसकी तनख्वाह, इसकी स्किल्स के एतबार से इसकी तनख्वाह जो है वो 40,000 होनी चाहिए थी, आप इसको 20,000 दे रहे हो। इसकी स्किल्स के एतबार से इसकी तनख्वाह जो है वो 50,000 होनी चाहिए थी, आप इसको 8,000 रुपये दे रहे हो, 10,000 रुपये दे रहे हो। इनसे पूछा जाएगा। टाइम से ज्यादा काम करवाते हैं, पैसे नहीं देते। और ये वो लोग होते हैं कि जब अगर एम्प्लॉय सुबह 10 बजे की ड्यूटी की बजाय 10:30 बजे आए ना तो उसको जलील करते हैं, लेकिन जब 7 बजे उसका टाइम खत्म होना है और वो उसको रात को 10 बजे भेज रहे हो तो अच्छा, इसका हुक्म क्या है? ओवर टाइम अगर बंदा कोई करवा रहा है आधा घंटा 1 घंटा तो क्या? देखिए शरई तौर पर जो है ना जिस वक्त का इजारा हुआ है ना उस वक्त के अंदर जब एम्प्लॉयर जो है ना
वो इस बात का पाबंद है कि वो उस वक्त के अंदर वहाँ पर रहे, तो एम्प्लॉयर भी इस बात का पाबंद है कि उस वक्त से ज़्यादा उससे काम ना ले। लेकिन एम्प्लॉय बेचारे हमारे मजबूर होते हैं, वो कहते हैं मैं मना करूँगा तो ये मुझे नौकरी से निकाल देगा। इस मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि तुमने जुल्म किया था ये, और फिर इसकी पेमेंट भी नहीं करते। वैसे तो इन पर शरई तौर पर लाजिम है कि अगर आप आगे काम करवा रहे हैं तो अव्वलन तो बगैर बाहमी रजामंदी के हो नहीं सकता, लेकिन अगर आपने करवाई रहे तो फिर उसको पे तो करें, ओवर टाइम पे करना, ओवर टाइम पे तो करें ना। ओवर टाइम आप नहीं, ये चीज मिस होती है, ये चीज़ मिस काम ले लेंगे लेकिन पे नहीं करेंगे, और इसमें काम एहसान ज़्यादा आएंगे, हम तुम्हें इतना दे तो रहे। तो बहरहाल ये ऑफिस का माहौल है। तो अब देखें यहाँ बस एक जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन का वाक़या इस बात पर कि वो ज़्यादा काम लेते हैं या नौकर समझते हैं। तो जब आप अपनी खिलाफत के दौर में रात को निकलते थे मदीने की गलियों में, तो वो जो बुढ़िया वाला वाक़या है कि बच्चे रो रहे थे और भूखे थे, तो आप जब बैतुल माल में आए ख़जाना लेने या चावल वगैरह की बोरी लेने, तो आपके खादिम ने क्या कहा कि मैं उठा लेता हूँ, मैं ले जाता हूँ। तो आपने कितना खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कि क्या क़यामत में मेरा बोझ उठा सकेगा? तो आपने कहा नहीं। तो कहा कि फिर आज भी उमर का बोझ उमर को उठाना हजरत ये बातें ना सिर्फ बयान करने के लिए तो बहुत नहीं, अच्छी होती मतलब हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है ना बाज़ों का जो बयान करने वाले होते हैं ना वो भी इस पर अमल नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन फिर भी किसी एक के दिल में अगर उतर हाँ, जाए मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये बातें बयान करने के एतबार से बहुत अच्छी हैं और ये दीनदार बयान भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये तो मैं जो बात कर रहा था अभी तक वो मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा था। कुछ दीनदार एम्प्लॉयर्स भी ऐसे होते हैं। भाई हम अपने अंदर भी देख लेना। अब मैं अगर कंपनी चला रहा हूँ तो मैं क्या किसी को ओवर टाइम अगर करवा रहा हूँ तो उसको पे कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, हम अपने अंदर भी देखेंगे। आपके एम्प्लॉयज़ खुश हो जाएंगे अगर आपको यही वाली वीडियो दिखाएंगे। देखिए, लेकिन मैं यहाँ पे बहरहाल ये कहूँगा कि हमारे वो एम्प्लॉयर्स जो मार्केट के अंदर बैठे हुए होते हैं और चैरिटी कर रहे होते हैं, अच्छा इसके अंदर आप ये भी एक बड़ा मसला है कि आप मैं फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी दे रहा हूँ, मैं फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी दे रहा हूँ, मैं इतने गरीबों को चला रहा हूँ, मैंने तो हॉस्पिटल्स बना लिए। अब लाखों रुपए की चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन आपके ऑफिस का अपना पियोन, आपके ऑफिस का अपना गार्ड जो है वो बच्ची का अपनी इलाज करवाना है तो वो उसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके धक्के खाता है और वहाँ से फंड लेता है और आप उसको झड़क के भगा देते हैं। ये आपकी रियाया है, इसका ख्याल आपको करना है। आप तो पियून और गार्ड की बात कर रहे हैं, घर में भाई बहनों के मामलात क्या होते हैं और वो जो है बाहर मतलब घर चराग तले अंधेरा है और वो बाहर जो है वो देगे चढ़ा रहे हैं। ऐसे ही ये बड़ी सही बात कर रहे हैं। मैं एक मशहूर एनजीओ में गया था, वहाँ पर ज़कात वगैरह की लाइनें वगैरह लगी हुई थी और जो बंदा काउंटर पे बैठा था ना, वो मशहूर एनजीओ ऐसी है कि वो उसको हम कहें कि नहीं यार वो बड़ी पीसफुल एनजीओ है, लेकिन उसका जो बंदा बैठ के अंदर जो ज़कात लेने वाला वो जलील कर करके दे रहा था ना, मेरा तो दिल खट्टा हो गया। मैंने कहा यार जरूरत क्या है ऐसे ज़कात देने की, यार दो ही नहीं पर तो खत्म करो यार। ये ऐसे ही होता है ना कि ऊपर लेवल वालों को तो बाजों का पता भी नहीं चलता और नीचे लेवल वाले ना वो ये समझते हैं कि हम चौधरी बने, तार तार कर देते हैं। ये लोग जो है ना ये सब के सब ये इनके लिए सरकार अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि तुम में से हर एक को अपनी रियाया के बारे में जवाब देना है। तो इस पर बहरहाल मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को बेसिक इस हदीस पाक में हम कहें तो बस अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और द अकाउंटेबिलिटी द पीपल वर्किंग अंडर यू, उनकी अकाउंटेबिलिटी आपने करनी। तो ये अगर वही छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर बंदा अगर इस पर फोकस कर ले तो मेरे ख्याल से हमारा माशरा बहुत अच्छा हो जाएगा। मसलन भाई मेरे अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है, मेरे ऊपर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, मुझे बोलता है 2 दिन में काम करके देना है, नहीं करोगे तो ये होगा, तो मेरे दिमाग में डर होगा ना उसका। अगर वो पूछता होगा तो मेरे दिमाग में उसके लिए डर होगा और मैं काम करके दूंगा। यहाँ अगर पूछना ही बंद कर देंगे तो डर किसके दिमाग में? फिर पुलिस वाले भी अपने हिसाब से चलेंगे, फिर डॉक्टर्स भी अपने हिसाब से चलेंगे जब उनके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम जो है वो हाकिम हो, और पूछा भी जाएगा और वो पूछेगा भी कौन। लेकिन हमारी बेखौफी का आलम है ये, अगर जो ये काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आपका भी दुआ में याद रखिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी इससे फ़ायदा हुआ होगा और वो भी इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे।